बच्चों को स्कूल छोड़कर अभी प्रीति घर लौटी ही थी कि उसके मोबाइल की बेल बजी। उसकी सहेली का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही वह चहक उठी। हेलो रेखा, कैसी है तू? तुम सब लोगों की बहुत याद आती है यार। हाँ प्रीति, मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ। और बता, सब कैसे चल रहा है? रेखा ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए प्रीति बोली, क्या बताऊँ रेखा, प्रदीप के ट्रांसफ़र के बाद जब से हम लोग कानपुर आए हैं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। क्यों? घर पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, घर तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में है, आसपास भी खूब हरियाली है, लेकिन फिर भी मन को वह सुकून नहीं जो मैं अपने पिछले घर में छोड़ कर आई हूँ। वहाँ सब कुछ कितने अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरी जॉब भी बहुत बढ़िया चल रही थी। घर पर काम करने के लिए मेड भी बहुत अच्छी मिली हुई थी, जिसके हवाले घर का सारा काम छोड़कर मैं अपनी नौकरी पर आराम से जा सकती थी। शाम को जब घर लौटती थी तो घर पूरी तरह सुव्यवस्थित मिलता था। बच्चों के लिए भी कोई टेंशन नहीं रहती थी। पास में ही डे केयर था, लेकिन इनका ट्रांसफ़र क्या हुआ, मेरी तो ज़िंदगी ही उलट पलट हो गई। ना तो यहाँ पर कोई भरोसे लायक मेड मिल रही है और ना ही आसपास कोई डे केयर है जहाँ मैं अपनी नौकरी के दौरान बच्चों को छोड़ सकूँ। प्रीति ने कहा तो उसकी सहेली रेखा बोली, ये तो है, शहर बदल जाने से कितना कुछ बदल जाता है। तुझे तो बहुत परेशानी होती होगी ना। बस यार, प्रदीप के तबादले की वजह से सब कुछ गड़बड़ा गया है। बच्चे तो धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं और प्रदीप भी आते ही अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो गए हैं। लेकिन मेरा क्या, मेरा करियर तो पूरी तरह चौपट ही समझो। कहते कहते प्रीति का मन खिन्न हो उठा। तभी दरवाजे पर कुरियर वाले ने बेल बजाई। अच्छा रेखा, मैं बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पर कोई आया है, कहते हुए प्रीति ने फ़ोन रखा और दरवाज़ा खोलकर कुरियर लेने लगी। अभी दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि उसकी सरसरी नज़र थोड़ी दूर पर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसे देखते ही वह अंदर तक सिहर उठी। हे भगवान, ना जाने ये बूढ़ी औरत क्यों हर रोज़ मेरे घर पर ही टकटकी लगाए रहती है। आखिर चाहती क्या है ये बुढ़िया? कहीं छिपकर हमारे बारे में जानकारी तो हासिल नहीं कर रही? कहीं लूटपाट के इरादे से? सोचते सोचते प्रीति का दिल दहल उठा। उसके मन में कई तरह के शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि 3 दिन से लगातार वह बुजुर्ग औरत उसके घर पर नज़र बनाए हुए थी। हर बीतते पल के साथ प्रीति के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को उसका पति प्रदीप घर आया तो प्रीति को बेचैन देखकर बोला, अरे क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। परेशानी की तो बात है, वह अजीब सी बूढ़ी औरत मुझे आज फिर दिखाई दी। ना जाने क्या चाहती है वह। लेकिन प्रीति, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, एक बूढ़ी औरत ही तो है। आप भी हद करते हैं। आजकल चोरी और डकैती एक आम बात हो गई है। टीवी पर भी बच्चों के अपहरण की खबरें आए दिन आती रहती हैं। हमारे घर पर नज़र बनाए रखने के पीछे ज़रूर उस बूढ़ी औरत का कोई ना कोई मकसद है। ये सुनकर प्रदीप भी थोड़ा चिंतित हो उठा और फिर बोला, ठीक है, मैं सोसाइटी के गार्ड को बोल देता हूँ ध्यान रखने के लिए। अगली बार कुछ ऐसा हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। बात ज़्यादा बढ़ेगी तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। अपनी ज़िंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की प्रीति की कोशिश जारी थी, ताकि वह फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दे। हर रोज़ छत पर कपड़े सुखाते हुए प्रीति की नज़र अनायास ही इधर उधर दौड़ने लगती थी। 3 दिन से वह बूढ़ी औरत भी नज़र नहीं आ रही थी। मन को एक सुकून आया, चलो इस मुसीबत से तो पीछा छूटा। परंतु अगले दिन जब प्रीति अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर घर वापस आ रही थी, तभी अचानक उसके सामने वह बूढ़ी औरत आ गई। उसे देखते ही प्रीति अंदर तक कांप गई। उसने अपने कदमों की गति तेज कर ली। बेटी, मेरी बात तो सुनो, बेटी सुनो तो।
वह बूढ़ी औरत पीछे से आवाज़ लगाने लगी, लेकिन प्रीति तेजी से दौड़ती हुई अपने घर चली आई और दरवाज़ा बंद करके तुरंत अपने पति को फ़ोन लगा दिया। तुम घबराओ मत प्रीति, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तब तक दरवाज़ा बंद रखना। ये कर आधे घंटे के बाद प्रदीप पुलिस को साथ लेकर पहुँच गया। वह वृद्ध महिला वापस वहीं बैठी थी जहाँ बैठकर वह हमेशा उस घर की ओर देखती रहती थी। पुलिस ने उस बूढ़ी औरत से पूछताछ की और फिर आस पड़ोस के लोगों से भी कुछ सवाल पूछे, लेकिन पूछताछ करने के बाद जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर प्रदीप की हैरानी का ठिकाना न रहा। थोड़ी देर बाद घर की बेल बजी तो प्रीति ने दरवाज़ा खोला। देखा कि दरवाजे पर प्रदीप उस बूढ़ी औरत के साथ खड़ा था। ये देखकर प्रीति विस्मित से रह गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, प्रदीप घर के अंदर आया और बूढ़ी औरत गेट पर ही खड़ी रही। प्रदीप, ये तो वही औरत है ना जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, आप उसे यहाँ क्यों लेकर आए? गुस्से से प्रीति ने पूछा तो प्रदीप बोला, प्रीति, मैं तो पुलिस को अपने साथ लेकर आया था ताकि पता चल सके कि ये औरत कौन है और हमारे ही पीछे क्यों पड़ी है। और पूछताछ में जो कुछ भी पता चला ना, उसे अगर तुम भी सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। तो क्या पता चला? प्रीति ने बेचैनी से पूछा। प्रीति, जैसा हम उस औरत के बारे में सोच रहे थे ना, वह वैसी नहीं है। जानती हो वह औरत कौन है? प्रीति आश्चर्यचकित चेहरा लिए आगे की बात सुनने को बेकरार थी। तो प्रदीप ने कहा, उनका नाम शारदा देवी है। हमसे पहले इस घर की मालकिन थी वह। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर तो आपने अपने कलीग और दोस्त रोहित वर्मा से खरीदा था, जिसे विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। क्या ये रोहित वर्मा की माँ है? हाँ प्रीति, ये बेचारी बूढ़ी औरत, अभागी औरत उस रोहित की माँ है। लेकिन प्रदीप, रोहित वर्मा ने तो बताया था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में है ही नहीं। उसने झूठ बोला था प्रीति। उसके पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद उस बेशरम इंसान ने सबसे पहले धोखाधड़ी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और फिर अपनी विधवा माँ को ही वृद्ध आश्रम भेज दिया। उसके बाद ये घर हमें बेचकर वह चुपचाप विदेश चला गया। क्या कोई इंसान अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? और वह भी तब जब उसकी माँ का कोई और सहारा भी नहीं था। प्रीति आश्चर्यचकित हो गई। उधर प्रदीप की आंखें भी नफरत से भर उठी। फिर कुछ सोचते हुए प्रीति ने कहा, अच्छा चलो, अगर ये इस मकान की पुरानी मालकिन है भी तो अब यहाँ क्या करने आई हैं? अपना घर वापस लेने? लेकिन प्रदीप, हमने तो इस घर की पूरी कीमत देकर इसे खरीदा है ना? प्रीति चिंता भरे स्वर में बोली। तो प्रदीप ने कहा, अरे नहीं प्रीति, वह बात नहीं है। दरअसल आज उनके पति की मृत्यु को पूरा 1 साल हो गया है। उनकी पहली बरसी है, इसलिए वह उस कमरे में दिया जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहती हैं, जहां वह और उनके पति रहते थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ये क्या बात हुई भला? ना तो ये घर अब उनका है और ना ही वह कमरा। फिर यहाँ प्रार्थना करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? मेरी तो इन बातों में बिल्कुल आस्था नहीं है। अरे प्रीति, वह तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आस्था नहीं। तो ना सही, उनकी तो है। और अगर हमारे हाँ करने से किसी को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या चला जाएगा? करने देते हैं उन्हें प्रार्थना, थोड़ी देर की ही तो बात है। हाँ तो ठीक है, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए, अनमने ढंग से प्रीति ने कहा। तो प्रदीप जाकर शारदा जी को अंदर ले आया। दुबली पतली काया, शरीर पर पुरानी सी सफ़ेद सूती साड़ी, जहाँ एक और शरीर से हड्डियाँ बाहर निकलने को आतुर, तो वहीं दूसरी ओर अंदर तक धंस चुकी उनकी भीगी आंखें। शारदा देवी को गौर से देखते हुए प्रीति का कलेजा मुंह को आने लगा था। अंदर आकर शारदा देवी ने प्रीति और प्रदीप के सिर पर हाथ रखकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए और फिर एक नज़र उठाकर उस घर को देखने लगी जो कभी उनका अपना हुआ करता था। पल भर में ही न जाने कितनी ही यादें उनके मानस पटल पर उभर आईं। न जाने कितने ही सुख और कितने ही दुख भरे पल एक साथ उनकी आंखों में तैरने लगे। ये कमरा हुआ करता था मेरा और रोहन के पिताजी का। कोने वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। शारदा देवी रुंधे स्वर में बोली तो प्रदीप ने जाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। हाथ जोड़कर प्रदीप और प्रीति का आभार प्रकट करते हुए वह कमरे के भीतर चली गई। कमरे को नज़र भर देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछते हुए वह एक कोने में जा बैठी और दिया जलाकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते हुए बंद आंखों से भी लगातार आंसू बहते जा रहे थे। कुछ देर बाद जब प्रार्थना करके वह कमरे से बाहर निकली तो वापस उन दोनों को आशीर्वाद देने लगी और फिर बोली, बेटा, एक समय था जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उस समय मैंने यही सोचा था कि अब इस घर से मेरी अर्थी ही निकलेगी, लेकिन
कहते कहते शारदा देवी का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर कुछ पलों के अंतराल के बाद घर को निहारते हुए बोली, अपने परिवार के साथ जिंदगी के कितने ही खूबसूरत और खट्टे मीठे पल बिताए थे मैंने यहाँ, लेकिन रोहन के पिताजी के जाने के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। प्रीति और प्रदीप शारदा जी की सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। शारदा देवी जाने से पहले घर के हर हिस्से को निहारते हुए मानो वह दृश्य अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मन तो उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं था, परंतु शारदा देर वहाँ रुक भी नहीं सकती थी। इसलिए थोड़ी देर अपने दिल का हाल कहकर शारदा देवी भारी मन से उठी और बाहर जाने के लिए बोझिल कदमों से चलने लगी। प्रदीप उनकी हालत को समझ चुका था। वह मन ही मन शारदा जी के लिए थोड़ा चिंतित हो उठा। अरे माँ जी, आप बैठिए, प्रीति आपके लिए चाय बनाकर लाती है, चाय पीकर जाइएगा। अरे नहीं बेटा, तुमने मेरी बात का मान रख लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। अरे माँ जी, आप बैठिए, मैं बस अभी चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए प्रीति रसोई घर में चली गई। शारदा देवी वापस सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में प्रदीप रसोई घर में आया और उत्साहित स्वर में बोला, प्रीति, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, जिससे हम भी सुखी हो जाएंगे और इन माता जी के मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया आया है? प्रीति ने हैरानी से पूछा। तो प्रदीप ने कहा, क्यों ना हम इन्हें अपने घर में ही रख लें। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है, प्रीति झल्लाते हुए बोली। तो प्रदीप ने उसे समझाते हुए कहा, प्रीति जरा सोचो तो, वैसे भी वह अकेली हैं, कितनी दुखी हैं बेचारी, और यहाँ इस घर में तो जैसे उनकी जान बसी है। अगर हम उन्हें यहाँ रहने की जगह दे दें तो उन्हें ये घर छोड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी भी परेशानी दूर हो जाएगी। वह हमारे घर का ख्याल भी रख लेंगी और फिर तो तुम बड़े आराम से नौकरी पर जा सकती हो। प्रदीप की बात सुनकर प्रीति को सोच में पड़ गई और फिर बोली, तो क्या तुम उन्हें यहाँ नौकर बनाकर रखना चाहते हो? तो प्रदीप ने कहा, अरे नहीं, हम उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे, इन्हें तो हम अच्छा पहनने और खाने को दे देंगे, और वैसे भी काम के लिए तो काम वाली बाई आती है, लेकिन इनके रहने से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये घर के सदस्य की तरह काम वाली बाई पर भी नज़र रखेंगी और हमारी अनुपस्थिति में घर का ख्याल भी रख सकेंगी। फिर तो तुम टेंशन फ्री होकर अपनी नौकरी पर जा सकती हो, क्योंकि घर का काम और बच्चों को संभालने के लिए माँ जी तो होंगी ही। अच्छा, तो ये आइडिया है तुम्हारा, मान गई तो मैं, लेकिन क्या माता जी इस बात के लिए राज़ी होंगी? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जहाँ उनकी जान बसी है, हम तो उन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं, वह मना तो कर ही नहीं सकती। लेकिन प्रदीप, सोचने वाली बात है कि उन्हें तो उनके बेटे ने ही दुत्कार दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये माँ जी ही अच्छे स्वभाव की ना हो? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि वह मालकिन बनकर हमारे घर पर अपना हक जमाने लगे? अरे प्रीति, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। ये सुनकर प्रीति चुप रह गई और फिर सोचने लगी, बात तो ठीक है, माँ जी के यहाँ रहने से मुझे बहुत सुख हो जाएगा। अभी तो मुझे ज़रूरत है तो उन्हें यहाँ रख लेती हूँ, फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो निकाल बाहर करूँगी। उन्हें वैसे भी ये घर हमारे नाम पर ही है, तो ये बूढ़ी औरत कर ही क्या सकती है। अरे प्रीति, किस सोच में पड़ गई तुम? चाय लेकर बाहर आओ, फिर उनसे बात करके देखते हैं। कहकर प्रदीप रसोई घर से बाहर आ गया। चाय पीते हुए प्रदीप ने कहा, माँ जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। जिस जगह के साथ इंसान की इतनी यादें जुड़ी हों, उस जगह को यूँ छोड़कर जाना आसान नहीं होता। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप यहीं इसी घर में रुक जाइए। प्रदीप के प्रस्ताव पर शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर मन ही मन वह भी तो यही चाहती थी, परंतु फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि ज़माना तो इतना स्वार्थी है कि अपना सगा बेटा भी पैसे के लालच में दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देता है। जब अपना ही बेटा अपना ना रहा तो फिर पराए लोगों से कैसे उम्मीद लगा लूँ? कोई मुझे बिना मतलब के अपने पास क्यों रखेगा? ये सोचकर फीकी सी मुस्कान लिए शारदा जी बोली, अरे नहीं, मैं वहीं वृद्ध आश्रम में ही ठीक हूँ, और वैसे भी मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को परेशानी होगी। इतना सुनते ही प्रीति तपाक से बोली, अरे नहीं, परेशानी क्यों होगी, बल्कि आपके यहाँ रहने से तो हमें आराम हो जाएगा। मेरा मतलब है आप बेझिझक यहाँ रह सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। प्रीति की बातों के पीछे छिपी मंशा शारदा जी समझ चुकी थी। उनकी ज़िंदगी के कड़वे अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था, परंतु सब कुछ समझते हुए भी वह उस घर में वापस रहने के
मोह में उन्हें मना ना कर सकी और उस घर में उन लोगों के साथ रहने आ गई। आते ही किसी जादूगर की तरह उन्होंने पूरे घर को व्यवस्थित कर दिया और घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। परंतु दोनों बच्चों सिमी और बंटी को एक अजनबी औरत के साथ रहना थोड़ा अजीब लग रहा था। एक सप्ताह बीत चुका था, परंतु बच्चे उस बूढ़ी औरत को अपना मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर एक दिन बच्चे स्कूल से घर लौटे और बोले, मम्मी कल हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है। सब बच्चे अपने दादा दादी को लेकर आने वाले हैं, लेकिन हमारे पास ना तो दादा दादी हैं और ना ही नाना नानी। इतना सुनते ही प्रदीप शारदा जी की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे है ना, ये तो है, अरे है तो सही तुम्हारे पास तुम्हारी दादी माँ। नहीं, ये हमारी दादी नहीं है। जानते भी हैं मेरे दोस्त सौरभ की दादी कितनी मॉडर्न है। और ये तो, बंटी ने गुस्से से कहा और अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर शारदा जी भी थोड़ी उदास हो गई, परंतु कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए बुझे मन से दोनों बच्चे शारदा जी को अपने स्कूल ले जाने के लिए मान गए। एक नई साड़ी पहनकर शारदा जी बच्चों के स्कूल जाने को तैयार हो गई। प्रदीप अपनी गाड़ी से उन्हें और बच्चों को स्कूल में छोड़ आया। दोपहर को जब वह लोग घर लौटे तो दोनों दादी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मम्मी पता है, आपको स्कूल में सभी इवेंट्स में दादी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तो स्पोर्ट्स इवेंट में भी भाग लिया और सौरभ की दादी को भी हरा दिया। हमारी दादी तो सुपरस्टार है। कहते हुए दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। शारदा जी अपने सरल और हंसमुख स्वभाव से बच्चों को भी अपना बना लिया। बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर बुलाते थे। उनकी निगरानी में घर के सभी काम सुचारू रूप से होने लगे। बच्चे अक्सर दादी माँ के पास सोने की जिद करते, इसलिए प्रीति ने उनका बिस्तर भी बच्चों के कमरे में ही लगवा दिया। आज सुबह जब प्रीति सोकर उठी तो 7 बज रहे थे। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई, कहीं बच्चों की स्कूल बस छूट ना जाए। सोचते हुए प्रीति जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो चुके थे और शारदा जी उन्हें नाश्ता खिला रही थी। बच्चों के टिफिन भी तैयार थे। ये देखकर जहाँ एक और प्रीति हैरान रह गई तो वहीं दूसरी ओर उसके मन को बहुत सुकून मिला। यही सब तो चाहती थी वह। अब प्रीति पर घर की जिम्मेदारियों का ज़्यादा भार नहीं था, इसलिए उसने नौकरी के लिए कुछ जगह आवेदन भेजे। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई। अब वो बेफिक्र से अपनी नौकरी पर जा रही थी। शारदा जी को खाना पकाने का बहुत शौक था, इसलिए वह खाना पकाने का काम स्वयं करने लगी और घर के बाकी सारे काम बड़ी कुशलतापूर्वक काम वाली बाई से करवा लेती। रसोई का तो वह खास ख्याल रखती थी, खासकर बच्चों के खाने के लिए नए नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाकर दिया करती थी। इधर प्रीति और प्रदीप ये देखकर हैरान थे कि उनके दोनों बच्चे जो हर रोज़ कभी चिप्स तो कभी पिज़्ज़ा बर्गर की डिमांड किया करते थे, जंक फूड के अलावा जिन्हें कुछ पसंद भी नहीं था, वो बच्चे घर के बने व्यंजन बड़ी खुशी से खा रहे थे। दोनों बच्चे जो देर रात तक टीवी से चिपके रहते थे, अब दादी माँ से इस कदर घुल मिल गए थे कि रात को सोते समय टीवी देखने की जगह दादी माँ से कहानी सुना करते थे। शारदा जी धार्मिक कहानियां सुनाकर दोनों बच्चों में अच्छे संस्कार डाल रही थी। बच्चों में आए इस सुखद परिवर्तन को देखकर प्रीति और प्रदीप फूले न समाते थे, क्योंकि उन दोनों ने कभी अपने बच्चों के साथ इस तरह समय गुजारा ही नहीं था। आज पहली बार उन दोनों ने महसूस किया था कि घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति से बच्चों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि प्रदीप के माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए उनके बच्चे आज तक इस सुख से वंचित रहे थे। आज सुबह सुबह शारदा जी ने सिमी और बंटी को जगाया तो वह दोनों बोले, नहीं दादी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, स्कूल की छुट्टी करना तो अच्छी बात नहीं होती, शारदा जी ने कहा। तो सिमी बोली, अरे नहीं दादी, आज बहुत स्पेशल डे है। आज मम्मी और पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए आज घर पर पार्टी है। अच्छा तो ये बात है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मिलकर पूरा घर सजा देते हैं, शारदा जी ने कहा। तो दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। थोड़ी देर में उन्होंने घर को खूब अच्छे से सजा दिया। ये सब देखकर प्रीति और प्रदीप को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज से पहले बच्चों ने कभी उनके लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया था। मम्मी पापा, आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा, बच्चों ने पूछा। तो प्रीति बोली, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि बता नहीं सकती। कहते हुए प्रीति ने बच्चों को बाहों में भर लिया। तो बंटी ने कहा, हमें पता था आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये सब दादी का प्लान था। ये सुनकर प्रीति मन ही मन शारदा जी के प्रति कृतज्ञ हो उठी। शाम को पहनने के लिए प्रीति ने अलमारी से अपने गहने निकाले, लेकिन गलती से गहनों का बॉक्स वहीं बेड पर ही छोड़ दिया और फिर बच्चों को दादी के पास छोड़कर प्रदीप के साथ शॉपिंग करने चली गई। लेकिन जब वे लोग घर वापस लौटे तो देखकर हैरान रह गए। शारदा जी तो घर पर थी ही नहीं और घर पर बच्चे अकेले थे। बेटा, दादी कहाँ है?
प्रदीप ने पूछा तो बच्चे बोले, दादी तो कहीं बाहर गई हैं, उन्होंने हमें घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहा था। प्रीति के मन में कुछ शक पैदा हुआ और फिर उसे याद आया कि उसने गहनों का बॉक्स अलमारी के बाहर ही छोड़ दिया था। कमरे में जाकर देखा तो गहने भी वहाँ नहीं थे। उसका शक यकीन में बदलते देर न लगी। वह बच्चों के पास आई और बोली, जब दादी बाहर गई थी तो क्या उनके हाथ में कुछ था? तो सिमी बोली, हाँ मम्मी, उनके हाथ में एक बैग था। देखा, वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। चली गई ना हमें लूट कर, मेरे सारे गहने गायब हैं और भी न जाने क्या क्या चुरा कर ले गई होंगी। बहुत यकीन था ना तुम्हें उन पर? प्रीति गुस्से से प्रदीप पर चिल्ला पड़ी। ये सुनकर प्रदीप भी हैरान रह गया। इस बात की तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। थोड़ी देर बीत चुकी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और शारदा जी घर के अंदर आई। तभी प्रदीप ने पूछा, अरे माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। तभी शारदा जी ने मुस्कुराते हुए एक शॉपिंग बैग प्रदीप की ओर बढ़ाया और एक छोटा सा उपहार प्रीति को दिया। ये क्या है माँ जी? प्रदीप ने पूछा तो शारदा जी बोली, ये तुम दोनों के लिए शादी की सालगिरह का उपहार है। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, तुम्हारा ये रिश्ता यूं ही बना रहे, मेरी भगवान से प्रार्थना है। प्रदीप ने बैग खोलकर देखा तो उसमें उसके लिए एक पैंट शर्ट थी, जिसे देखकर प्रदीप के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और प्रीति ने अपना उपहार खोलकर देखा तो देखकर चौंक गई। उसमें एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। हैरानी से वह बोली, माँ जी, ये अंगूठी तो सोने की लगती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। मेरा बहुत मन था कि तुम्हारे खास दिन पर तुम्हें कुछ खास तोहफा दूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं था मेरे पास, बस एक सोने की अंगूठी थी जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। लेकिन अब सोचा कि इसे रखकर मैं क्या करूँगी, इसलिए इसे धुलवा कर ले आई। अब तुम इसे पहनना, तुम्हारे हाथ में बहुत खूबसूरत लगेगी। ये सुनकर प्रीति की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर बोली, तो माँ जी, क्या आप इसलिए गई थी? हाँ बेटी, और तुम्हारे गहने जो तुमने बाहर रख दिए थे, मैंने उन्हें वापस अलमारी में रखकर ताला लगा दिया था। अब तो प्रीति की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। वह सोच सोचकर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी कि जिसे लाचार समझकर मैंने अपने फ़ायदे के लिए आश्रय दिया था, उस ममतामयी माँ का दिल इतना बड़ा था कि अपने पास बचे इकलौते गहनों को भी मुझे सौंप दिया, जिसने हमें और हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। उनकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद मैंने उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। सोचते हुए उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती, यह आपकी अमानत है, प्रीति ने भरी आंखें लिए कहा। तो शारदा जी बोली, बेटी, ये एक माँ का आशीर्वाद है, इसे रख लो, और क्या पता आगे कभी किसी मौके पर कुछ देने के लिए मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। नहीं माँ जी, आप ऐसे शब्द अपने मुंह से भी मत निकालिए। भगवान आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर सदा बनाए रखे। कहते हुए प्रीति उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो दिन प्रीति को कभी नहीं भूला, क्योंकि उस दिन उसे भगवान ने एक ऐसा बेशकीमती उपहार दिया था जो अनमोल था, और वो उपहार था निस्वार्थ भावनाओं से भरा माँ का प्यार। और वह दिन शारदा जी के लिए भी यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन उस घर में उनकी पुनः प्रतिष्ठा हुई, एक आदरणीय माँ के रूप में। अगले ही दिन घर के बाहर लगी नेम प्लेट को भी बदल दिया गया और एक नई नेम प्लेट लगाई गई जिस पर लिखा था शारदा निवास। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।